सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इफ एल्स। इफ एल्स को समझने से पहले हम समझते हैं सी में प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। हमारे पास सी में तीन तरह का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होता है। एक होता है सीक्वेंशियल, दूसरा होता है सिलेक्शन या फिर इसको बोला जाता है डिसीजन, तीसरा हमारे पास होता है आइट्रेशन या फिर इसको बोला जाता है लूपिंग। तो सीक्वेंशियल में क्या होता है कि आपका एक स्टार्ट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और उसके बीच वन बाय वन सारे के सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती उसमें। सेकंड वाला जो सिलेक्शन डिसीजन, इसी पर बेस हम इफ एल्स और स्विच वगैरह सीखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक डिसीजन पॉइंट होता है। जो डिसीजन पॉइंट हमारा ये डिसाइड करता है कि हम किस डायरेक्शन में, हमें किस डायरेक्शन में जाना है या फिर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, किस ब्रांच में जाना है हमें। तो देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने सपोज करिए एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें हमने कहा कि अगर परसेंटेज, किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 50 से ज्यादा है तो हमें पास प्रिंट करना है, और अगर उसकी परसेंटेज 50 से कम है तो हमें फेल प्रिंट करना है। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज 50 से ज्यादा होगी तो ये पास वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। स्टेटमेंट प्रिंट होने के अलावा कोई भी मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो इस कंडीशन के ट्रू होने पर, और फेल होने पर ये पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म हो, तो इस तरह से। अब यहाँ पर इन दोनों में से केवल एक ही टास्क परफॉर्म होगा, तो ऐसे इस पॉइंट को बोला जाता है डिसीजन पॉइंट। डिसीजन पॉइंट बोला जाता है। तो सिलेक्शन डिसीजन स्ट्रक्चर हमारे ऐसे, जहां पर हम ये इफ एल्स यूज करेंगे। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आइट्रेशन या लूपिंग। यहाँ पर हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड होता है हमारे पास। इस लाइन ऑफ कोड को बार बार लिखने के बजाय, मान लीजिए मेरा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस तरह से है कि मुझको एक सॉल्यूशन बार बार लिखना पड़ रहा है, तो मैं उस लाइन को बार बार लिखने के बजाय इस पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड को आइट्रेट कराऊंगा लूप की हेल्प से। हमारे पास सी में फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप होते हैं। अब हम समझते हैं इफ एल्स के सिंटैक्स को। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो हमने कीवर्ड यूज किए हैं इफ और एल्स। तो इफ लिखेंगे आप और पैरेंथेसिस लिखेंगे। इस पैरेंथेसिस के बीच में आप कंडीशन लिख सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि ट्रू और फॉल्स में इवेल्युएट हो सकती है। हम प्रीवियस वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सी में किसी भी नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू माना जाता है और किसी भी जीरो वैल्यू को यहाँ पे फॉल्स माना जाता है। तो यहाँ पर हम इस पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल लिखेंगे, कोई भी कांस्टेंट लिखेंगे, उसका फाइनल इवोल्यूशन हम चेक करेंगे। अगर वो ट्रू आता है तो इस तरह से हमने इसकी बॉडी डिफाइन करी। अगर ये कंडीशन जो एक्सप्रेशन हमने लिखी है, अगर ये पूरा इवैल्यूएट होकर इसका फाइनल आंसर ट्रू आता है तो ये इस ब्लॉक के अंदर एंटर करता है। अगर मान लीजिए फॉल्स होता है तो ये इस ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करता है। एक फिल्टर की तरह यहाँ पे काम करता है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर मेरे को केवल कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज वाला पार्ट नहीं है उसमें, तो वहां पर मैं केवल इफ स्ट्रक्चर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी कोई भी एक्सप्रेशन लिखी, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में दिया था कि मेरी परसेंटेज 50 से ज्यादा है तो मुझे पास प्रिंट करना है, अदरवाइज का मुझे उसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया था। तो मैंने लिखा इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50, तो परसेंटेज की जो भी वैल्यू होगी हमने जैसे भी कैलकुलेट की होगी वो अगर 50 से ज्यादा होगी तो ये इस ब्लॉक के अंदर एंटर करेगा। और मान लीजिए ये परसेंटेज 50 के बराबर, देखिए हमने क्योंकि ग्रेटर देन लिया है तो इक्वल टू भी इसके कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मान लीजिए ये इसके इक्वल या इससे लेस हुई तो ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, और उसके बाद ये सीधे इसके बाद इस हमने यहाँ पे जो ब्रेस यूज किया है, इस ब्रेस के बाद जो भी हमारा स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो ये तो हो गया केवल इफ ब्लॉक। लेकिन जनरली हम जो ज्यादातर यूज करते हैं इफ एल्स ब्लॉक यूज करते हैं। अब एल्स ब्लॉक इसमें ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, केवल इसमें यहाँ पे एल्स लिख दूंगा और यहाँ पे मैंने एल्स की बॉडी डिफाइन कर दी। अब देखिए मेरे को मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है कि परसेंटेज अगर 50 से ज्यादा है तो पास प्रिंट करिए, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया प्रिंटफ पास। और अगर मुझे बोला कि परसेंटेज अदरवाइज फेल प्रिंट करना है तो मैंने इसके अंदर लिख दिया प्रिंट फेल। तो अब आपको ये चीज समझनी है कि यहाँ कब जाएगा और यहाँ कब जाएगा। तो देखिए जो कंडीशन, जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है ये केवल ट्रू होने के केस में ही अंदर जाएगा। आप इस चीज को समझिए, क्योंकि अगर मान लीजिए परसेंटेज एग्जैक्टली 50 आती है तो भी ये इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा हुआ है परसेंटेज ग्रेटर देन 50। तो ये केवल इस 50 के, तो अगर मान लीजिए ये ट्रू हो गया तो ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। उस केस में ये एल्स वाले पार्ट के अंदर नहीं जाता है, क्योंकि एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया तो फिर उसके बाद ये एल्स वाले पार्ट में नहीं जाता। एल्स का नंबर कब आएगा, मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद अगर एल्स पार्ट मेंशन है तो ऑफ कोर्स वो एल्स में जाएगा। अब यहाँ पर मैटर नहीं करता कि परसेंटेज 50 से कम है या 50 के बराबर है, क्योंकि हमने एल्स लिखा है। एल्स का मतलब होता है अदरवाइज।
इस केस के अलावा मान लीजिए हम केसेस के फॉर्म में समझते हैं, तो मैंने एक केस ये लिखा है और रिमेनिंग केस को मेरे एल्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने साफ साफ यहाँ पर बोल रखा है कि अगर मेरा 50% से ज्यादा है तो आपको पास प्रिंट करना है, अदरवाइज का मतलब जितने भी बचे हुए केसेस हैं वो सारे मेरे एल्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं फेल प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो इस तरह से मेरा इफ एल्स काम करता है। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ट्रू होने पर इसके अंदर जाएगा और उस केस में एल्स के अंदर नहीं जाएगा, फॉल्स होने पर सीधे एल्स वाले पार्ट में ही जाएगा। तो ये मेरा इफ एल्स बन गया। तो यहाँ पर इफ एल्स को मैं किस जगह पर यूज कर सकता हूँ? मान लीजिए मेरे पास केवल दो केसेस हैं, मान लीजिए कोई चीज यस है या फिर नो है, मैं इसको ऐसी जगह पर यूज नहीं कर सकता जहां पर मेरे पास केसेस जो है मल्टीपल है। मल्टीपल केसेस का मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने कहा एक नंबर है, उसको आपको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस अगर देखें तो कितने हुए? कोई नंबर नेगेटिव हो सकता है मान लीजिए, कोई नंबर पॉजिटिव हो सकता है मान लीजिए, कोई नंबर जीरो हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास यहाँ पे बने 3। अब आप 3 केसेस को अगर इफ एल्स से हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं, आप खुद सोचिए। अभी अगर देखा जाए हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, हमें 3 वर्डिक यहाँ पे 3 आंसर प्रिंट करने हैं। या तो नंबर नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा, या जीरो होगा, यानी कि 3 प्रिंटफ स्टेटमेंट है। तो आप 3 स्टेटमेंट को इफ और एल्स, इफ एल्स का मतलब केवल 2 केसेस ही हैंडल कर सकता है, तो आप कैसे यहाँ पर इफ एल्स को यूज कर सकते हैं? तो इस केस में हमारे पास फिर आता है इफ एल्स इफ, यहां पे इफ के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसके बाद ये एल्स। तो आप देखिए, इफ में मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूंगा, कोई एक कंडीशन को मैं यहां पे इफ में लिख दूंगा, फिर एल्स इफ में मैं दूसरी कंडीशन लिख दूंगा, तो तीसरी कंडीशन मेरी ऑटोमेटिक बची एल्स पार्ट में। तो यहां पर ऐसे केसेस, जैसे 2 केसेस को तो साथ में कंडीशन पे के बेसिस पर चेक करके उसके अंदर एंटर कर रहा हूं, और बाकी रिमेनिंग केसेस, चाहे वो तीसरा केस हो चाहे 3 से ज्यादा केसेस हो, वो सारे मेरे एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो चलिए एक इस बार इफ एल्स को एक बार एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है हमारे पास, यूजर ने डाला है, हमने खुद से लिया है, तो ये या तो हमको पता करना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या ये नंबर नेगेटिव है या ये नंबर जीरो है। तो हम उस केस में मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैंने लिखा इंट मेन, और उसके बाद मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज स्टेटमेंट कर रहा हूँ। मैंने लिखा scanf %d&num। यहाँ पे नम को मैंने इंटीजर टाइप का डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पर अभी मैंने एक मैसेज यहाँ पे अवॉइड कर दिया है, एंटर एनी नंबर, वो आप लिख सकते हैं चाहे तो मेरा इनपुट देने का काम क्योंकि स्कैनअप कर रहा है तो मैंने स्कैनअप यहाँ पे लिखा है। तो अब ये जो नंबर यूजर ने डाला वो नम वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे पहला केस लिखूंगा इफ लिखने के बाद ध्यान रखिएगा हम ये स्मॉल लेटर यूज करते हैं सारा। इफ नम ग्रेटर देन 0, तो कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होता है तो वो पॉजिटिव नंबर होता है। तो मैं इसके अंदर लिख लेता हूं printf, मान लीजिए नंबर इज पॉजिटिव, और उसके बाद मैंने लिखा एल्स इफ, तो मेरा अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो यहां जाएगा। फिर मैंने लिख लिया एल्स इफ के बीच में ध्यान रखिएगा स्पेस मैंने रखा है, इसको मतलब बिना स्पेस के नहीं लिखेंगे, अदरवाइज कंपाइलर एरर जनरेट करेगा। एल्स इफ, यहां पर अब देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि कंडीशन कभी भी इफ के साथ ही आती है। अगर आप केवल एल्स पार्ट को देखेंगे तो एल्स के साथ कभी भी कंडीशन नहीं आती है। एल्स का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग केसेस सारे एल्स में जाते हैं। तो एल्स इफ, अब मैं दूसरा केस यहाँ पे हैंडल कर लेता हूँ, नंबर लेस देन 0। तो देखिए 0 से ग्रेटर होने पर इस वाले पार्ट में चले जाएगा, इस वाले ब्लॉक में, और नंबर 0 से अगर छोटा होगा यानी कि नेगेटिव होगा तो इस पार्ट में चले जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ printf नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखिए मेरे 2 केस हैंडल हो चुके हैं, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। अब तीसरे नंबर पे देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, मैंने लिखा एल्स इफ नंबर इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता इस स्टेटमेंट को यूज करने का। मैंने इफ लिखा, एल्स इफ लिखा, फिर मैंने एल्स इफ लिखे, क्योंकि होगा क्या, क्यों ये इसका सेंस नहीं बनता बोल रहा हूं मैं, यहाँ पर केवल इस एल्स पार्ट से काम चल जाएगा। एल्स पार्ट से इसलिए काम चल जाएगा क्योंकि मेरे 2 केस ऑलरेडी हैंडल हो चुके हैं। मान लीजिए अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो यहां जाएगा, नेगेटिव है तो यहां जाएगा, तो बचा केस केवल एक, और वो है कि 0। तो मैं यहाँ पे एल्स लिखूंगा कोई कंडीशन लिख के। अगर मान लीजिए मैंने कंडीशन लिख के एल्स इफ लिख के लिखा तो कोई एरर नहीं आएगा, वो भी सही है, लेकिन हम एक अननेसेसरी एक बटन डाल दे रहे हैं कंडीशन चेक करने का। तो यहाँ पर हम यहाँ पे डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिखा 0। तो इफ एल्स, फिर उसके बाद बाहर आके मैंने लिखा रिटर्न 0 और मेन को मैंने कर दिया क्लोज। तो इफ एल्स इफ, अब इस एल्स इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो एल्स इफ है
ये एल्स इफ आपके कितने भी ज्यादा आ सकते हैं। मतलब मैं मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा केस है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मेरे पास परसेंटेज है, अगर 75 से ज्यादा परसेंटेज होती है तो हमको ऑनर्स फर्स्ट डिवीजन विद ऑनर्स प्रिंट करना है, 60 से ज्यादा होती है तो हमको फर्स्ट डिवीजन प्रिंट करना है, और 45 से ज्यादा होती है तो सेकंड डिवीजन प्रिंट करना है, 33 से ज्यादा होती है तो थर्ड डिवीजन प्रिंट करना है, 33 से लेस होती है तो फेल प्रिंट करना है। टोटल नंबर ऑफ केसेस 5 आए हुए यहाँ पे। तो यहाँ पर मेरा इफ एल्स भी काम नहीं करेगा। यहाँ पर अब मुझे 5 केसेस हैंडल करने हैं। तो पहले मैंने लिख लिया इफ, फिर मैंने एल्स इफ लिखा, फिर एक एल्स इफ और ऐड किया, फिर एक एल्स इफ और ऐड किया, और लास्ट में मैंने लिख लिया एल्स, जिसमें मैं फेल वाला पार्ट डाल दूंगा। तो ये एल्स इफ को आप कितने भी बार, डिजायर्ड नंबर जितने भी आपके हैं उतने बार एल्स इफ को ऐड ऑन कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप ये एल्स इफ यूज कर रहे हैं और यहाँ पर एल्स यूज कर रहे हैं, तो एल्स इफ के साथ देखिए मैंने कंडीशन लिखी है, लेकिन एल्स के साथ कोई कंडीशन कभी भी नहीं लिखनी है। अगर आपको कंडीशन लिखनी है तो ध्यान रखिएगा इफ आपका जरूर आना चाहिए, एल्स के साथ आपको कंडीशन नहीं लिखनी। एक बात का और ध्यान रखना है आपने, जैसे मैंने इफ लिखा, अब आप केवल इफ यूज कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखा है ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इफ एल्स लिखना है तो मैं यहाँ पे एल्स पार्ट ऐड कर सकता हूँ, और मैंने ये कर ली, यहाँ पे ब्रेसेस बनाए, तो ये इफ पार्ट हो गया, ये एल्स पार्ट हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा मैं केवल एल्स पार्ट नहीं लिख सकता। अगर मान लीजिए ये मैंने लिखा है तो ये गलत है, केवल एल्स पार्ट से मैं केवल एल्स इफ से स्टार्ट नहीं कर सकता, ये भी मेरा गलत माना जाएगा। हमारा इफ होना चाहिए पहले, तो ही इफ के बाद एल्स या एल्स इफ वैलिड माना जाएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इफ लिखा है और मैंने इफ के बाद एक स्टेटमेंट इफ लिख दिया दूसरा भी, तो ये भी सही है, यानी कि ये एक सेपरेट बन गई कंडीशन। यहाँ पे इफ कंडीशन ये बन गई, ये ट्रू होगी तो इसके अंदर जाएगा, फिर इसके ट्रू या फॉल्स होने से दूसरे वाले इफ का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये सेपरेट इफ हो गया, ये एक सेपरेट इफ हो गया। ध्यान रखिएगा इफ और एल्स जब मैंने यूज किया तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है आपके कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, अदरवाइज इसमें जाएगा। तो यहाँ पर तो ये कनेक्टेड है, एक तरह से एसोसिएटेड है। लेकिन यहाँ पर जो इफ के बाद मैंने इफ यूज किया है, यहाँ पर आपकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसके अंदर जाएगा, और ये फॉल्स होती है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन दूसरा वाला इफ के अंदर फिर से वो कंडीशन चेक करेगा, इसका इस प्रीवियस इफ से लेना कोई लेना देना नहीं है। अब एक चीज और समझ लेते हैं इसमें, मान लीजिए मैंने यहाँ पे यूज किया एल्स। अब एल्स में तो कोई कंडीशन आती नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया, मैंने एक कंडीशन लिखी। अब इस एल्स के बाद फिर से मैं एल्स लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो भी यहाँ पे कंपाइलर आपको एरर दे देगा, क्योंकि इस इफ से ये वाला एल्स एसोसिएटेड है, ये वाला एल्स एक तरह से देखा जाए किसी भी चीज से इसका एसोसिएशन नहीं है, तो यहाँ पर ये एल्स के लिए मेरे को यहाँ पे एरर दे देगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है हमें। अब एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे लिखा है इफ, कोई कंडीशन आपने लिखी थी और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ लिखा था। अब इस इफ के बाद मैंने यहाँ पर एल्स लिखा है। अब देखिए ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 स्टेटमेंट लिखे हैं, मान लीजिए यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिखे हैं। जब अगर मेरे स्टेटमेंट एक से ज्यादा होंगे, यानी कि सिंगल लाइन के अलावा एक से ज्यादा, 1 के अलावा 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन स्टेटमेंट की, तो आपको इस बात ध्यान रखना है, ये जो मेरे ब्रेसेस हैं ये होने चाहिए, ये ब्लॉक को, यानी कि ये स्टार्ट और एंड को डिफाइन करते हैं। तो ये आपके अगर मल्टीपल आपके स्टेटमेंट है तो ये होने चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका डिपेंडेंट स्टेटमेंट मतलब इस कंडीशन के ट्रू होने पर कुछ मुझे अगर प्रिंट करना है, मान लीजिए केवल प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट है, मैंने हेलो प्रिंट करना है, तो ये डिपेंडेंट स्टेटमेंट इस इफ पे केवल एक है। तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट है मान लीजिए, यहाँ पर भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है मान लीजिए। तो जब डिपेंडेंट स्टेटमेंट का काउंट 1 होता है तो हमें इस केस में मैं ब्रेसेस लगाऊं या मैं ना लगाऊं, इससे कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। तो ये एक ओवरव्यू था इफ एल्स का। इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इफ एल्स के कुछ प्रोग्राम सॉल्व करके देखेंगे, जिससे हमारी क्लियरिटी थोड़ा और ज्यादा होगी। थैंक यू।